क्या आपके पास ठंडी सूरज की घास है? इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर विपिन ने पूछा। बाकी चीजों के साथ वो दुकानदार जड़ी बूटी भी बेचता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। टीचर संग्रह की सभी किताबें पढ़ने के बाद उसे रेनू की परेशानी का हल मिल गया था। उसके जैसे शरीर वाले को एक शांत और पोषक टेक्निक का ध्यान करना चाहिए। इससे उसकी एनर्जी स्टोर होने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक लंबे समय से एक अपोजिट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके शरीर की नाड़ियां उसी टेक्निक के हिसाब से ढल गई थी। अब अगर उसने अचानक से अपनी टेक्निक बदल ली तो क्या पता उसके शरीर को नुकसान और नाड़ियां कमजोर हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी टेक्निक तो बिगड़ेगी ही, साथ उसकी ताकत एक ही झटके में कम हो जाएगी। ऐसा होने से रोकने के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। उन्हीं में से एक तरीका था जड़ी बूटी से उसकी नाड़ियों को पोषित करते रहे। ठंडी सूरज की घास ठंडे इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन सूरज की किरणों में ही उगती थी, इसलिए उसके अंदर ठंडी और गर्म दोनों तरह की एनर्जी होती थी, जो आपस में तालमेल बिठाकर यिन यांग का रूप ले लेती थी। इसलिए रेनू की नाड़ियों को पोषण देने के लिए यह घास सबसे अच्छा रास्ता थी। और अब जब विपिन मार्केट में आ ही गया था तो क्यों ना उस घास के बारे में भी पूछ ही लिया जाए। ठंडी सूरज की घास, ये तो इत्तेफाक ही है कि आपने घास के बारे में आज पूछा। मैं अपनी ही तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मुझसे अच्छी घास आज इस मार्केट में किसी दूसरे दुकानदार के पास नहीं होगी। मैंने कुछ ही दिन पहले खुद उस घास को जंगल के एक खतरनाक इलाके से लिया था। मेरे पास कुल 10 डंडियां हैं और हर एक की कीमत 100 रुपए से है। आपको कितनी डंडियां दूं? दुकानदार विपिन का सवाल सुन मुस्कुराया और उसने एक बक्सा निकाल लिया। उसे खोलकर उसने कुछ डंडियां उसमें से निकाल ली। हर डंडी पर सफेद फूल लगे थे और उसकी डंडियां लाल थी और पत्ते भी लाल थे। मैं पहले उन्हें देख लेता हूँ। विपिन ने ठंडी सूरज की घास के बारे में सिर्फ किताब में ही पढ़ा था, इसलिए उसे उसके गुण और पहचान के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो उसने एक डंडी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखकर अलर्ट पलट कर देखने लगा। लाइब्रेरी में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। ठंडी सूरज की घास जंगल में 200 किलोमीटर अंदर एक घाटी पर से ली गई। उम्र 2 कमियां। किताब के कवर पर जड़ी बूटी का नाम लिखा था। उसे कहाँ से और कैसे लाया गया था और उसकी कमियों के बारे में भी उस किताब में जानकारी थी। ये सूरज की घास ही है, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। किताब का नाम पढ़कर विपिन जान गया कि दुकानदार उसे झूठ नहीं बोल रहा था। ये सच में असली जड़ी बूटी ही है। उसने सिर हिलाकर दुकानदार को देखा, फिर उसकी नजर अनायास ही बक्से के अंदर वाले भाग पर पड़ी। इस घास का रस बक्से में लगा हुआ है और ये कोने से सूख भी रही है। कहीं तुमने इसे गलत तरह से तो नहीं काटा और इसी वजह से इसकी मौत हो गई हो? ऐसे तो ये बेकार हो गई होगी। इन दवाई वाली जड़ी बूटियों को काटने के लिए एक खास तरीका होता था। अगर गलत तरीका इस्तेमाल किया गया तो जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाता था, उसकी कीमत में भी गिरावट आ जाती थी। जो घास दुकानदार ने विपिन को दिखाई वो थोड़ी पतली थी और पीले रंग में बदलने लगी थी। वो ना तो बड़ी लग रही थी और ना ही ताजी। सूखी टहनियां देखकर लग रहा था मानो अभी मर जाएंगी। दुकानदार ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इसी काम पर तो मेरी आमदनी होती है। मैं यही काम गलत क्यों करूंगा? इस डंडी की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे जितना हो सका उसे ध्यान से तोड़ा। अगर आपको ये घास चाहिए तो मैं आपको आधे दाम में बेच सकता हूँ, लेकिन 50 रुपए से कम में नहीं। विपिन ने वो सूखी डंडी उठाई और उसे जांचने लगा। पुरातन ठंडी सूरज की घास, इसे बाकी की और सूरज की घास का जन्म हुआ है। जंगल के अंदर 200 किलोमीटर दूर घाटी पर से ली गई। उम्र 15। किताब खोलकर विपिन ने देखा, घास का नाम और उसकी जानकारी लिखी थी। विपिन को विश्वास नहीं हुआ। पुरातन ठंडी सूरज की घास, उसने इसके बारे में कई किताबों में पढ़ा था। ये बड़ी ही कीमती और मुश्किल से मिलने वाली बूटी थी। इसी से सभी सूरज की घास का जन्म हुआ था। अगर इससे दवाई बनाई गई तो उसका असर 10 गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा। उसे क्या पता था कि उसे इतना कीमती खजाना सिर्फ मार्केट में घूमते हुए हाथ लग जाएगा। ऊपर से इस घास की उम्र 15 साल थी। इसी से उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर रेनू ने अपनी नाड़ियों को इस घास से पोषण दिया तो उसे दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो किसी और डंडी को इस्तेमाल करती तो शायद उसे पोषण के दूसरे तरीके भी देखने पड़ते, लेकिन इस घास से उसकी परेशानी आसानी से हल हो जाएगी। उसे किसी और पोषण की जरूरत ही नहीं होगी। उसके लिए ये डंडी सबसे अच्छी कारगर साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि वो बहुत ही खुश था, लेकिन ये खुशी उसने अपने चेहरे पर झलकने नहीं दी। उसने डंडी वापस दुकानदार को देते हुए कहा, इसे बांध दो, मैं यही वाली ले लेता हूँ। अगर उसे पता लगा कि ये डंडी बेकार नहीं पुरातन थी
तो वो इसके दाम आसमान पर पहुंचा देगा और फिर तो विपिन ऐसी घास को लाखों कोशिश के बाद भी नहीं खरीद पाएगा। दूसरी दुनिया का आदमी होने के कारण विपिन खुद के ही साथ बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसे कहीं फायदा हो रहा हो। विपिन की अच्छी पोशाक देखकर दुकानदार को लगा था कि वो कम से कम कुछ डंडियां तो खरीदेगा, लेकिन विपिन की बात सुनकर उसका मुंह उतर गया। उसकी गर्मजोशी खत्म हो गई और उसने मुंह बनाते हुए डंडी को बांध दिया। 50 रुपए। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को उसकी खरीद से पहचानता था। जब सामने वाला एक अच्छी ताज़ी जड़ी बूटी भी ना खरीद पाए तो वो जरूर गरीब ही होगा। अब जब उसे ग्राहक की जेब का अंदाजा हो ही गया था तो उसने उसे मनाने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। विपिन ने उससे जड़ी बूटी ली, ठीक है, फिर अपनी जेब में हाथ डाला और उसके चेहरे पर हालात साफ हो गए। लाइब्रेरी के चक्कर में वो पैसों की बात तो भूल ही गया। एक बेकार टीचर होने की वजह से वैसे भी उसकी आमदनी कम थी और इस साल तो 0 नंबर मिलने की वजह से उसकी सैलरी में से पैसे भी काट लिए गए थे। लेकिन मुद्दे की बात तो ये थी कि उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं थे। वो 50 रुपए कहाँ से लाएगा? विपिन के चेहरे के भाव देखकर दुकानदार ने पूछा, कोई परेशानी है? विपिन ने खांसते हुए अपनी जेब से हाथ निकाला और पैसे देखकर दुकानदार से पूछा, क्या तुम मुझे ये 8 रुपए में बेच सकते हो? सामने वाले के हाथ में चंद पैसों को देखकर दुकानदार ने गुस्से से कहा, 8? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब तुम पैसे लाए ही नहीं, तुम चीजें खरीद क्यों रहे हो? उसने पहले भी कंजूस ग्राहक देखे थे, लेकिन इतना कंजूस आदमी तो उसने पहली बार देखा। ठंडी सूरज की घास को 8 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसकी नींद अभी खुली नहीं होगी। अगर ये डंडी सूखी भी थी तो भी इसकी कीमत 8 रुपए से कहीं ज्यादा होगी। जड़ी बूटी वापस लेते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो चले जाओ यहाँ से। मेरे पास ये बेकार की बहस करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। दुकानदार का व्यवहार देखकर विपिन ने उसे मनाने की कोशिश की। ये सच है कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन क्या सच में तुम मुझे ये घास नहीं बेचना चाहोगे? विपिन को बहस करते देख दुकानदार ने उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर ये डंडी सूखी भी है तो भी इसके अंदर गुण तो है ही ना। कुछ भी हो, ये कम से कम 30-40 रुपए में तो बिकेगी और मैं तुम्हें इसे 8 रुपए में बेच दूं? नहीं, कभी नहीं। जल्दी करो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ज्यादातर बड़ी मार्केट में कम से कम एक पुलिस की टीम तो जरूर तैनात होती थी ताकि गुंडे और लूटने वालों को पकड़ा जा सके और लोग एक दूसरे को जबरदस्ती चीजें खरीदने या बेचने के लिए विवश ना कर सके। जैसे ही कोई उन्हें बुलाता था वे फौरन उस जगह पहुंच जाते थे और परेशानी खड़ी करने वाले को मार्केट से बाहर निकाल देते थे, फिर चाहे वो लेवल 5 का एक्सपर्ट लड़ाकू ही क्यों ना हो। ऊपर से कोई उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा होना मतलब पूरे शहर के खिलाफ खड़ा होना होता था। विपिन को दुकान से बाहर न जाते देख दुकानदार समझ गया कि ये आदमी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। वो चिल्लाकर पुलिस टीम को बुला ही रहा था कि विपिन ने उसे रोका। पुलिस को मत बुलाओ, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास भले ही पूरे पैसे ना हो, लेकिन मैं किसी को परेशान करने नहीं आया हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ तो ना सिर्फ तुम मुझे ये डंडी बेच दोगे, बल्कि हो सकता है तुम मुझे यही डंडी मुफ्त में दे दो। मैं मुफ्त में तुम्हें ये डंडी दे दूंगा। तुम अभी भी सपने में तो नहीं हो? दुकानदार को अंदाजा भी नहीं था कि यह गरीब आदमी उससे ऐसा कुछ कहेगा। एक तो खुद ही खरीदारी के लिए पैसे नहीं लाया, ऊपर से कहता था कि मैं चीजें मुफ्त में दे दूंगा। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में दे दी तो मैं तुम्हें साहब कहने लगूंगा। उसे तो लग रहा था कि यह आदमी पागल था। एक तो पूरे पैसे नहीं थे इसके पास, ऊपर से कहता था कि मैं मुफ्त में घास दे दूंगा। अगर मैं मुफ्त में ये घास देने लगूं तो लोग मुझे ही पागल कहेंगे। खुद को समझता क्या था ये आदमी? विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे साहब कहोगे? नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मुफ्त में ही डंडी दोगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अगर अभी भी शक है तो मैं 2 कदम लूंगा, देखते हैं तुम एक पंच खाने के बाद क्या कहते हो।